Welcome students to our YouTube चैनल फिजिक्स इन्फो। और जैसा कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था रिगार्डिंग रेजिस्टेंस, वो था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम लोग बेसिक जो पॉइंट था, जो बेसिक कनेक्शन हम लोगों ने था, वो हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग उस कॉम्बिनेशन को थोड़ा और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और फिर वेरियस कनेक्शंस और वेरियस प्रॉब्लम्स के थ्रू इन रेजिस्टेंसेस के प्रॉब्लम्स को कंसीडर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको याद हो कि मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए थे, जो लास्ट लेक्चर था मेरा जिसमें मैंने आपको समझाया था। 3 रेजिस्टेंसेस का मैंने कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिया था, जिसमें से R1, R2, R3, the 3 resistances are there। ठीक है। फिर उसके बाद 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं। किस तरह से कनेक्ट हैं वो मैंने आपको बताया भी था। और जो उसका रिजल्ट है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए एक पॉइंट समझिए यहां पे। मान लीजिए अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है, इसकी 6 ओम है और इसकी 3 ओम, मान लीजिए, तो अगर मैं तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से टोटल रेजिस्टेंस निकालूं तो वो मेरे सामने निकल करके आएगा 14 ओम। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें तो बहुत सिंपल सी बात है, तीनों को प्लस ही तो करना था। सही बात है। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात पता है क्या है? कि जो तीनों रेजिस्टेंस हैं सीरीज में कनेक्ट हैं, और सीरीज में कनेक्ट करने से पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस अब 14 ओम हो जाता है, जिसे हम कहेंगे रिजल्टेंट या इफेक्टिव या टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट का बढ़ रहा है। कब? जब उसके अंदर जो तीनों रेजिस्टेंसेस थे वो सीरीज में कनेक्ट कर दिए गए। अब आप मुझे एक बात बताइए सोच करके कि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस का बढ़ना, क्या ये एक पॉजिटिव पॉइंट है? क्या ये बिल्कुल सही है? ऐसा होना चाहिए? जनरली बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब है नहीं। ऐसा क्यों है? देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, जनरली बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं पर सीरीज कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती भी है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं कहीं पड़ती भी है। ऐसा नहीं है कि हम सीरीज को बिल्कुल ही नकार देते हैं, पर जनरली अगर हम देखें कि जो हमारे घर में जो डिवाइसेस हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर नहीं हैं, और अगर कर दिए जाएं तो क्या हो? तो पहली बात, अगर करने से हमें पता चला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को जोड़े तो उनका टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो आप सोचिएगा कि जो करंट, जो पोटेंशियल जो हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ वही की वही रहेगी? क्या उसकी स्ट्रेंथ पे लोड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या उसकी स्ट्रेंथ इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी? किसकी? अप्लाइड पोटेंशियल की। तो बच्चों इसका जवाब है हाँ। ठीक है, इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है अब नोट करने वाली, वो ध्यान से सुनिएगा। तो टॉपिक यही है अब हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्या? द इफेक्टिव, मैं फिर से कह रहा हूं, इफेक्टिव कहिए, रिजल्टेंट कहिए, टोटल कहिए, बात सेम है। द इफेक्टिव
रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट विल इंक्रीज, बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट करिए। सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखने जा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर मैं तीनों को अलग अलग देखता हूं तो 5 6 3, लेकिन तीनों का कॉम्बिनेशन देखता हूं तो 14, तो ऐसे में सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। नंबर 2, अगर तीनों रेजिस्टेंसेस सेम हो फॉर इक्वल वैल्यूज ऑफ R1, R2, R3 एंड R3, दैट इज, मान लीजिए अगर मैं तीनों को इक्वल रखूं, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, और तीनों को हम R लिख दें, तो क्या आएगा? Therefore RS क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ R। समझ गए? क्या समझे इसमें? कि अगर एक जैसे 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाएं तो टोटल रेजिस्टेंस 3 into R। 2 कर दिए जाएं, कम से कम 2 कर सकते हैं ना, 2 करेंगे तो 2R एक जैसे, 4 करेंगे, 4 करेंगे तो 4R, 5 करेंगे तो 5R। तो इस तरह से अगर मैं इसको स्टैंडर्डाइज करूं इस रिजल्ट को, तो मैं ये लिखता हूं, सिमिलरली for an equal resistors, है ना, n इक्वल रेजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा, RS इज इक्वल टू, कोई बात नहीं, क्या, n टाइम्स ऑफ R, है ना, और R क्या है? उन सभी इक्वल रेजिस्टर्स की वैल्यू, हर एक की वैल्यू R है, तो दैट इज RS इक्वल टू है ना। तो कितने पॉइंट हो गए? ये 2 पॉइंट हो गए। बात समझ में आ गई आपको, आई होप। कि पहला पॉइंट ये कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, दूसरा पॉइंट ये कि अगर इक्वल हो तो उतने से आप मल्टीप्लाई इसको कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की दो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद अब मैं आपको इस सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में एक चीज और बताता हूं। 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। देखिए थर्ड पॉइंट, देखिए एक चीज आपने नोट की हो, एक पॉइंट आपने नोट किया हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ना, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, V, ये R1, ये R2, ये R3, ये करंट I, तो आपने नोट किया हो कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, अप्लाइड पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। यानी कि ये नहीं कहूंगा कि अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए अगर मैंने अप्लाइड वोल्टेज जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की है, तो जो ये 10 वोल्ट है ये तीनों के लिए है टोटल। इसका मतलब ये होगा कि ये रेजिस्टेंस में से जब करंट पास होगा तो वो इस 10 वोल्ट का कुछ पार्ट यूटिलाइज करेगा। यानी कि यूटिलाइज इन द सेंस मैं ये कह सकता हूं कि इस पोटेंशियल का कुछ पार्ट यहां पे ड्रॉप होगा, यहां पे ड्रॉप होगा और यहां पे ड्रॉप होगा, और तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर के कितना आएगा? 10 वोल्ट आएगा। ठीक है, एक चीज मैं बीच में यहां पे बता देता हूं, मैं जो ये बैटरी या सेल कुछ भी ले रहा हूं तो मैं इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र कर ही नहीं रहा, क्योंकि जब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात आएगी तो वो तभी आएगी जब आपको क्वेश्चन में दिया जाए, तभी आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर भी करना है और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट भी करना है, अगर वो पूछता है तो।
नहीं तो अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में नहीं कहा जा रहा तो इट मींस ये पक्का श्योर है कि इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है उस प्रॉपर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद अब मैं कह रहा हूं कि ये 10V है जो टोटल जो पोटेंशियल है, तो R1 ने कितना कंज्यूम किया इसको, है ना, R1 कितना कंज्यूम कर रहा है इसका टोटल पार्ट V1, R2 कितना कंज्यूम कर रहा है V2, R3 कितना कंज्यूम कर रहा है V3। इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ये भी है समझने का कि अगर मैं इस R1 के पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा दूं, वोल्टमीटर का सिंबल होता है ना V, तो अगर मैं वोल्टमीटर लगा दूं तो जो ये वोल्टमीटर है ना, ये R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल यूज हुआ, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? नाम ने हमने इसको V1 दे रखा है और हम जानते हैं क्या कि V1 इज इक्वल टू IR1 होता है। इसी तरह से V2 किसके इक्वल होता है, IR2 के इक्वल होता है, और V3 किसके इक्वल होता है, I इंटू R3 के। बात समझ में आ गई। और एक बात और जो हम लोग जानते हैं वो क्या, कि जो टोटल करंट I है वो टोटल पोटेंशियल V डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 के ही इक्वल होगा। तो ऐसे में मैं आपको अब इन तीनों पॉइंटों, चारों पॉइंटों की हेल्प से एक और कैरेक्टरिस्टिक जो इसके बता रहा हूं, जो हम इस सर्किट में इस कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, वो है वोल्टेज डिवाइडर की, वोल्टेज डिवाइडर के नाम से। क्या मीनिंग है बच्चों इसका, वोल्टेज डिवाइडर का? क्यों कहा वोल्टेज डिवाइडर? बेटा इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। वोल्टेज डिवाइडर, अभी तो बताया आपको मैंने कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रही है, अप्लाइड पोटेंशियल डिवाइड होती है, पोटेंशियल को वोल्टेज ही कहते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर यानी कि आप हर रेजिस्टेंस में कितना वोल्ट कंज्यूम हुआ है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, उसको फाइंड आउट आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेंथी प्रोसेस से बचने के लिए। कैसे? देखिएगा कि V1 इज इक्वल टू, अगर आपने को I नहीं दे रखा तो की बात कर रहा हूं, तो बच्चों V1 क्या आएगा, दैट विल बी V मतलब टोटल अप्लाइड वोल्टेज इनटू R1 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, बहुत सिंपल। क्या लिखा भाई, 10 वोल्ट में से मान लो 3 वोल्ट हुआ, तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, V1 इक्वल टू V इंटू में R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अब नोजर ये कैसे आया बच्चों, ये फॉर्मूला, ये और ये चारों को समझ में आ गए। ठीक है, अब मैं पता है क्या कर रहा हूं, इस करंट की वैल्यू को I को इन सब में I की जगह पे यूज कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा मैं। अगर मैं इस I की वैल्यू को यहां पे I की जगह रखूंगा तो क्या आएगा, VR1 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। वही तो मैंने लिखा, V को बाहर रख दिया, रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस को लिख दिया, है ना। तो क्या आएगा, V1 इक्वल टू V इंटू में R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज वोल्टेज डिवाइडर। इसी तरह से V2 किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू V इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, 3 थे ना इसलिए बता रहा हूं, V3 इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट विल बी V इंटू R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये क्या है, ये है वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस में से कितना कितना पोटेंशियल यूटिलाइज हुआ, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और अगर ये तीनों इक्वल होते तो कोई बात नहीं, क्या वोल्टेज डिवाइडर अलग अलग रेजिस्टेंस के केस में तो आ गया,
अब स्पेशल केस में मैं एक बात यहां ऐड कर रहा हूं, क्या? देखिएगा इसके बाद स्पेशल केस क्या है? फॉर इक्वल resistances, for equal resistances, potential drop across, मैं लिख दूं कितना इक्वल रेजिस्टेंस दे रहा हूं? n ले रहा हूं, n कितने ले रहा हूं? n। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज V डैश। ध्यान से सुनिएगा, अभी आप 1 2 3 नाम क्यों दे रहे थे? क्योंकि रेजिस्टेंस के नाम भी अलग अलग थे। जब ये सेम होंगे तब आप इनके नाम को V नहीं लिखोगे, क्योंकि V हमने यहां पे नाम दिया हुआ है, आप उसको एक अलग नाम V डैश से बुला सकते हो। सॉरी, V2 से बुला सकते हो, V3 से सॉरी V डैश, कुछ भी नाम दे सकते हो, बट V नहीं दोगे अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम तो V डैश विल बी इक्वल टू V बाय N। V बाय N, बिल्कुल सही बात है, कोई मुश्किल है ही नहीं काम। N मतलब सपोज कि अगर तीनों रेजिस्टेंस इक्वल हो और वैल्यू 10 वोल्ट हो, तो हर एक रजिस्टर, मुझे नहीं पता रजिस्टर्स की वैल्यू क्या है, कुछ भी, पर तीनों इक्वल है, 3 है और इक्वल है, और तीनों में वोल्टेज डिवाइड होगा तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो मान लो अगर मैंने 10 लिया अप्लाइड वोल्टेज, तो वो 10/3 10/3 10/3 10/3। ठीक है, चलिए आज इस पे अब हमें क्वेश्चंस कुछ समझते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे, ताकि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए। शुरुआत करते हैं इसकी, ओके? ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है, सपोज कि एक फैन है, एक बल्ब है और एक फैन हो गया, बल्ब हो गया, और आप कह सकते हो कि एक वाटर हीटर है। तो वाटर हीटर, गीजर भी कहते हैं जिसको, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, डायग्राम आपके सामने है। सपोज एक बॉक्स बनाया, दिस इज फैन, बल्ब का सिंबल आप सब जानते हैं, ये होता है बल्ब का सिंबल, और ये हीटर जिसको भी मैंने एक वाटर हीटर, ठीक है, तीनों को शो कर दिया, तीनों सीरीज में कनेक्ट थे, तो ऐसे तो कनेक्ट होगा, फैन फिर बल्ब फिर हीटर। अच्छा, अब ये किससे कनेक्ट हैं ये आपको बता देता हूं। ये कनेक्ट हैं 220 वोल्ट सप्लाई लाइन जो हमारे घरों में आती है, जो सप्लाई आती है ना हमारे घरों में, 220 से 240 वोल्ट तक की रेंज होती है उसकी। तो 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, ठीक है। उसके बाद सीरीज में है, तो आपको सबको पता है कि करंट जो है वो सेम जाएगा तीनों में, ठीक है बच्चों। अब करंट कितना जा रहा है, 0.2। और एक बात और जो मैं आपको बता दूं, जो फैन है ना उसका रेजिस्टेंस है 20 ओम,
और क्या नाम है इसका, जो ये बल्ब है ना इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। कितना है बच्चों? 5 ओम है। ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, जो ये हीटर है ना इसका रेजिस्टेंस है, हीटर का रेजिस्टेंस कितना लिया जाए, ये हम कंसिडर कर लेते हैं करीब करीब 80-85 के करीब, या फिर 30 ओम कंसिडर कर लेते हैं। चलो, हालांकि हीटर की वोल्टेज भी सबसे ज्यादा होती है तो मैं इसको थोड़ा हाई मान लेता हूँ, 85 ओम। ठीक है, ये हो 25 और 85 ओम, ये तीन हो गए। ठीक, अब सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये कि सप्लाई लाइन है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। अब एक चीज और मैं यहाँ पे जो अलग से आपको बता रहा हूं वो ये कि मैं यहाँ पे ना इन दोनों के बीच एक वोल्ट मीटर लगा, क्या लगा रहा हूं मैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, और यहां मैंने लगा दिया एक एमीटर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द एमीटर, एक ही है, चलो एक ही क्वेश्चन, एंड वोल्ट मीटर रीडिंग्स। पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर टफ क्वेश्चन है, एक्चुअली बच्चों टफ नहीं है, देख जरूर रहा होगा आपको, टफ नहीं है, थोड़ा आसान है, इजी है, समझिएगा कैसे। एमीटर और वोल्ट मीटर रीडिंग का मीनिंग क्या है भाई? एमीटर क्या होता है? एमीटर वो डिवाइस है जो करंट को मेजर करने के काम आता है, और वोल्ट मीटर क्या काम होता है, किस काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम आता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या आएगा इसमें कि अब एमीटर रीडिंग निकालनी है तो इसका मतलब करंट निकालना है। ठीक है, और ये ए लिखा हुआ है ना इसमें, तो ए फॉर एम्पियर है, मतलब इस एमीटर की जो रेंज है ना करंट को मेजर करने की, जो रीडिंग, जो आंसर आएगा ना हमारा, वो एम्पियर में आएगा। किस में आएगा? एम्पियर में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि करंट कैसे निकाला जाए। बहुत सिंपल सा सवाल है, तो कैसे? बाय ओम्स लॉ। क्या कहते हैं ओम्स लॉ? V इक्वल टू आर आई। अब आर रेजिस्टेंस तो तीनों का अलग अलग है, तो कोई बात नहीं ना, तीनों का टोटल, अब करंट तो टोटल ही निकलेगा ना, सीरीज में करंट तो सेम ही रहता है ना, तो टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज 220, टोटल रेजिस्टेंस R, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो तीनों को प्लस करो डायरेक्ट, 20 + 5 + 85, तो ये कितना बनेगा? 110 ओम, 110 ओम। ठीक है, बात समझ में आ गई? हालांकि रेजिस्टेंस मैंने ज्यादा ले लिया, मैं आपको पहले बता देता हूँ, पर फिर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिखा है ये, हीटर का रेजिस्टेंस मैंने ज्यादा ले लिया क्योंकि हीटर के अंदर जो करंट है एक्चुअल में 2 एम्पियर से कुछ नहीं होने वाला, वो हम बाद में बताएंगे। तो 110 हो गया, तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी? 220, R की वैल्यू कितनी? 110 इंटू में I इंटू में 110, वहां जाके डिवाइड में, तो 220 डिवाइड बाय 110 I, तो दैट विल बी 2। तो यानी कि बच्चों करंट कितना आया? करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई, यानी कि करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, मतलब एमीटर की रेटिंग 2 एम्पियर आ गई। ठीक है, अब उसके बाद वोल्ट मीटर कहां लगा हुआ है? बल्ब और हीटर दोनों के बीच में। पॉइंट टू बी नोटेड, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज शो करेगा वो हीटर और बल्ब के बीच की, दोनों की मिलाकर के वोल्टेज को शो करेगा।
इसीलिए हमें करंट तो दोनों में सेम जाएगा ही जाएगा, तो वो वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस भी हम दोनों का ही लेंगे ना, क्योंकि वोल्टमीटर जिन दो के अक्रॉस लगा हुआ है उन दोनों के अक्रॉस ही रेजिस्टेंस हमें लेना है। तो वो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया, एमीटर रीडिंग हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, वोल्टमीटर की रीडिंग कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आर बी, समझाने के लिए लिख रहा हूं, बी फॉर बल्ब, प्लस आर एच, एच मतलब हीटर, एक सिंबल है वो कभी भी अपनी तरफ से इस्तेमाल कर लो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने यहाँ पे आर नाम दिया था ना टोटल रेजिस्टेंस को, क्योंकि करंट के लिए तो तीनों का रेजिस्टेंस ऐड करना था ना, पर जब यहाँ पे वोल्टमीटर की रीडिंग की बात आएगी तो रेजिस्टेंस भी तो इन दोनों का ही लिया जाएगा, इसका थोड़ा ना लिया जाएगा फैन का। तो इसको हमने नाम दे दिया अपनी तरफ से आर डैश, तो दैट विल बी 5 प्लस 85, दैट विल बी 90 ओम। ओके, 90 ओम आ जाएगा। और जब ये 90 ओम हो जाएगा और करंट दोनों में से कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पीयर फ्लो कर ही रहा है, तो देन वोल्टमीटर रीडिंग क्या आएगी, V इज इक्वल टू आई आर डैश, दैट विल बी आई आर डैश। ओके, V is equal to I R dash and I is equal to 2, R dash equal to 90, so V is equal to 180 ohm, sorry 180 volt। इसका मतलब है, इसका मतलब, अच्छा V equal to R लिखना, यहाँ V dash लिखो, नाम से वोल्टेज थोड़ी ना चेंज होती है, नाम से तो सिर्फ ये होता है कि इस पार्ट की वोल्टेज का नाम है ये, बात समझ में आ रही ना। तो वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी V डैश, दैट विल बी 180 वोल्ट, इसका मतलब बल्ब और हीटर दोनों मिलाकर के 220 वोल्ट में से 180 वोल्ट खुद कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इलस्ट्रेशन था, ये एक एग्जांपल था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और, सीरीज कॉम्बिनेशन का ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूं क्या है। ड्रॉबैक जो कैरेक्टरिस्टिक थी ना, उसमें एक्चुअल में वो ड्रॉबैक भी था पहला, कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस का बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। सर्किट में सीरीज में कनेक्शन करने पर टोटल रेजिस्टेंस का बढ़ना सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा। समझ रहे आप मेरी बात को। लेकिन दूसरा और इसका ड्रॉबैक क्या है, ज्यादा रेजिस्टेंस होने से हीट एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम होती है। ठीक है, तो जो हीट एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है वो अलग हीटिंग डिवाइसेस होते हैं ना, उनमें वो हीट एनर्जी यूजफुल है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा ना कि ज्यादा लोड पड़ने से क्या होता है, ज्यादा लोड होने से वायर जल जाती है, वायर कैचेस फायर, है ना। एक ऐड आती है ना, हैवेल्स वायर डोंट कैच फायर, बट ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस द वायर मे कैच फायर, है ना, एंड इट मे हैव, यू कैन से दैट a fatal damage, a fatal you can say that, बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है बच्चों, सो द पॉइंट इज, अगर मान लीजिए, अब इसी एग्जांपल में देख लीजिए, इलस्ट्रेशन में आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, ड्रॉबैक में, अगर मैं इन तीनों में से जो वायर के साथ जो इनका कनेक्शन है, मान लीजिए अब मैं बीच में से, क्वेश्चन हो गया, अब मैं ये कनेक्शन हटा देता हूं। हटाने का मतलब है कि मैंने बल्ब और हीटर जो है, अब उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना वो तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया उसको। ठीक है, ब्रेक करने से क्या हुआ, अब ब्रेक करने से बहुत सिंपल सी बात है भाई, पूरे सर्किट में करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगा, वो तो अपने सिरे के सर्किट ही ब्रेक कर दिया। लेकिन एक चीज और, अगर ये तीनों में से बल्ब जो है वो डैमेज हो जाए या फ्यूज हो जाए, डैमेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, अगर बल्ब फ्यूज हो जाए, अगर बल्ब फ्यूज हो जाए या फिर फैन खराब हो जाए,
तो क्या अगर बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी बचे ये दोनों, तो क्या ये दोनों प्रॉपरली काम करेंगे? बल्ब के फ्यूज होने से इनके दोनों के ऊपर, दोनों की फंक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? दोनों में से करंट फ्लो करता रहेगा क्या? ये हमारा क्वेश्चन है, और इसका जवाब है नहीं। दोनों में से करंट फ्लो नहीं करेगा, सर्किट काम करना बंद कर देगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का ड्रॉबैक है, कमी है, डिसएडवांटेज है कि अगर कोई भी एक कंपोनेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में खराब हो जाता है, फ्यूज हो गया लाइक बल्ब, डैमेज हो गया या जल गया लाइक फैन और एनी अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इफ दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन कंप्लीट सर्किट विल नॉट वर्क। पूरा सर्किट काम करना बंद कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका ड्रॉबैक था। हर रेजिस्टेंस हाई हो जाता है तो ओवर हीटिंग का भी खतरा यहाँ पर रहता है रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना, तो स्वाभाविक है जब सीरीज कॉम्बिनेशन की कमियां हैं, पर एक्चुअल में रिजल्ट कैसे निकालते हैं वो तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि यूज तो करेंगे ही हम इसका आगे मिक्स ग्रुपिंग में। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो पूछ लेना, और यूट्यूब चैनल माय फिजिक्स इन्फो जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने नियर एंड डियर जो हैं साथ के उनको भी ये कहें, ठीक है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने वीडियोस को इसको मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और पढ़ें और समझें विद अ वेरी इजी मेथड। ओके, और अपने फिजिक्स के कंसेप्ट्स को क्लियर करें। ऑल द बेस्ट।